क्या पी ब्लॉक और पी ब्लॉक कौन सी फैमिली सिर्फ 11th क्लास में दो ही फैमिली है बेटा, बोरोन एंड कार्बन, ग्रुप 13th एंड 14th ही है। सेकंड पीरियड से पहले कौन सी इनर्ट गैस भरी जा चुकी होगी जो फर्स्ट पीरियड के सबसे आखिर में होगी। सेकंड पीरियड वाले सारे ही एनोमलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हमने एस ब्लॉक में लिथियम के लिए एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है। हमने बेरिलियम के लिए एनोमलस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है। जैसे जैसे नीचे आओगे तो न्यूक्लियस तो हैवी होगा, मैं मानता हूं, लेकिन साथ के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बढ़ जाएंगे। जब जब ये साथ होंगे तो ये +2 वाला कहां जाना चाहेगा, ये तो जाना चाहेगा बेटा +4 में, और ये किस में पहुंचा देगा, +2 में। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन वाला चैनल। मैं मोहित दादीज आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा हम आज, और उसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक 11th का है और 11th क्लास में पी ब्लॉक पढ़ा जाता है बेटा। 11th क्लास में जो पी ब्लॉक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है कार्बन फैमिली, एंड उससे पहले क्या, बोरोन फैमिली। कार्बन फैमिली एंड बोरोन फैमिली जो है वो पढ़ा जाता है। ये आपका ग्रुप 13th होता है, या आपका ग्रुप 14 होता है। हम लोग कुछ अलग तरीके से, जैसे हमने एस ब्लॉक के अंदर किस तरह से कंबाइन स्टडी करी थी ग्रुप 1 के, जिसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और ग्रुप 2 की, जिसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, हमने उनकी कंबाइन स्टडी करी थी। सिमिलरली खूब सारी प्रॉपर्टीज को हम बोरोन और कार्बन फैमिली की कंबाइन स्टडी करेंगे। यानी कि जैसे एटॉमिक, पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो हम कंबाइनली देख लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली में किस किस तरह से वेरी करती है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्या पी ब्लॉक और पी ब्लॉक कौन सी फैमिली सिर्फ 11th क्लास में दो ही फैमिली है बेटा, बोरोन एंड कार्बन, ग्रुप 13th एंड 14th ही है। मैं आपको इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरल पार्ट है, और तीसरा पार्ट रिएक्शन पार्ट है, और चौथा पार्ट यूसेज एंड एप्लीकेशन है जो आपको पढ़ना है। मैं तो सिर्फ 3 ही पार्ट पढ़ाऊंगा। तो चौथा पार्ट यूसेज एंड एप्लीकेशंस वाला है, वो आपको खुद एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। और पहले आज का गोल बता देता हूं, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। जैसा कि मैंने कहा हम कंबाइन स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जरूरत पड़ी तो इससे आगे भी पढ़ लेंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी तो इससे आगे हम स्ट्रक्चरल पार्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, पी ब्लॉक जाके खोलोगे एनसीईआरटी में तो इसके बारे में, जैसे ही पी ब्लॉक स्टार्ट होता है पहले पेज पे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट पेज पे जो कुछ लिखा हुआ है वो सब इस इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट को उन्होंने भले ही एक डेफिनेशन से समझा दिया हो, थोड़ा सा बता दिया हो, लेकिन अपन इनर्ट पेयर को इफेक्ट को थोड़ा जो है डिटेल में समझेंगे, बिकॉज खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने के बाद ही समझ आते हैं, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उनको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के रूप में देख लेंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है भाई, चले आगे। तो एक चीज और वो आपको बता देता हूं, वापस याद आया मुझे, ये चैप्टर्स पढ़ने से पहले प्लीज रिडॉक्स चैप्टर पढ़ के आइएगा। रिडॉक्स जो है, रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है, वो देख के आइएगा। उसके बाद ही आपको इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कब पढ़ना है, जब आपका रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ हो अच्छा खासा, आपको ऑक्सीडेशन, आपको रिडक्शंस के बारे में पता हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें जब तक पता नहीं होगी ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। और मैं अलग से टाइम निकाल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने तो बैठ नहीं सकता बेटा, क्योंकि मेरे को अपना भी तो कवर करना है। तो जो चैप्टर पढ़ा है सर ने पढ़ा दिया है, ऋतिक सर ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया है, आप ऋतिक सर का पहले लेक्चर देखिए, उनका वीडियो देखिए। ठीक है, और उसके बाद आप ये हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर ओवरव्यू दिया है मैंने, ये आज ही के लेक्चर में दिखेगा आपको। देखो सबसे पहले हम इसको यहां पर, ये प्रॉपर्टीज वाले पार्ट आ गए, ये पार्ट 1। इसको अगर मैं बोल दूं तो ये पार्ट 1 है, ये क्या है, पार्ट 1 है। इसको अगर मैं बोल दूं तो ये पार्ट 2 है, और इसको अगर मैं बोल दूं तो ये पार्ट 3 है। 3 पार्ट में
3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा पूरा चैप्टर 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये पार्ट छोटे छोटे से है, नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर मैं मार्क कर देता हूं, और वो है आपका रिएक्शन वाला नहीं, ऊपर वाला कौन सा, स्ट्रक्चरल पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट का ध्यान रखना है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप 13 में हम किस किस की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, हम B2H6 पढ़ने वाले हैं, Al2Cl6 पढ़ने वाले हैं, बोरैक्स पढ़ने वाले हैं, H3BO3 सॉलिड पढ़ने वाले हैं। ये इतने सारे कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे और इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये B2H6 है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्रुप 14 में हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करेंगे। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं बेटा? कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद क्योंकि सिलिकॉन जो है कार्बन के नीचे आता है, तो ये सिलिकॉन जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। एक होता है सिलिकेट और एक होता है सिलिकॉन्स। दोनों में क्या फर्क है ये भी जानेंगे, और इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बातें हम करने वाले हैं, सिलिकेट्स में भी और सिलिकॉन्स में भी। ठीक है भाई। फिर आता है रिएक्शन पार्ट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। रिएक्शन पार्ट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14। रिएक्शन पार्ट को इतना सीरियसली नहीं लेना है। कुछ 1 2 3 4 या मैक्स टू मैक्स 5 रिएक्शन ऐसी होगी जो इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं उनको मार्क करवा दूंगा। इसके अलावा इतना ज्यादा आप ऐसा नहीं कि आप क्या करते हो बेटा कि जो थर्ड प्रायोरिटी है, जो जिसको थर्ड प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको आप जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हो। मतलब आपको इनऑर्गेनिक उस दिन से बुरी लगने लग जाती है जिस दिन से आपको रिएक्शन याद करनी पड़ जाती है। और मैं जानता हूं रिएक्शंस याद ही करनी पड़ती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार ऑप्शंस में जो सिलेक्टेड है। लेकिन आप कभी ये सोचो, PYQs उठा के देखना नीट के, रिएक्शन से रिलेटेड सवाल आए कितने हैं नीट में? कहां पूछी है नीट में रिएक्शन? मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन पूछ ली नीट के अंदर? बहुत पहले पूछ ली होगी, आजकल तो नहीं आती। और गलती से कभी भूले भटके आया तो वो एक सवाल होगा। और इतनी तैयारी तो करके जाओगे यार तुम, एक बार जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ना, उतने में तो तुम इतना तो है कि काट लोगे, 2 ऑप्शन तो आराम से काट लोगे उसमें से कि यार ये तो नहीं बन सकता, ये तो नहीं बन सकता। लड़ाई रहेगी 2 ऑप्शन की, और मैं जानता हूं कि आप वो भी सही कर लोगे। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे तो रिएक्शंस भी से रिलेटेड सवाल भी आ जाएगा। और रिएक्शन पार्ट से कभी अगर क्वेश्चन आया ना बेटा, वो बहुत सिंपल होगा, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल पूछेगा अगला, क्योंकि उसको पता है कि पिछले 5-6 साल से रिएक्शन पार्ट पर कोई सवाल नहीं। कोई एक एग्जामिनर जब पेपर सेटर होता है, पेपर सेट करता है नीट का, तो वो खुद पिछले 2 साल के पेपर्स उठा के देखता है कि क्या लेवल रखा गया है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। वो खुद उस बेस को पहले पता करता है कि किस बेस का पेपर देना है, उसके बाद वो पेपर सेलेक्ट करता है। ऐसे हवा में पेपर नहीं बना देते बेटा। इतना ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ऐसे थोड़ी बैठ गए कुछ भी अपनी मर्जी का उठा के दे दिया। पहले होता था ऐसा, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता। अब बिल्कुल पैटर्न आउट ऑफ सिलेबस अगर चीजें जाती है तो टेस्टिंग एजेंसी का नाम खराब होता है, NTA का नाम खराब होता है। आउट ऑफ सिलेबस चीजें जाएगी तो ये उनको बोला जाता है स्पेशली कि सिलेबस के अंदर रहो। जो कुछ चीजें हैं वो पूछी जाने वाली है, वो सिर्फ NCERT बेस्ड पूछी जाने वाली। तो चिंता ना करें, रिएक्शन को लेके घबराए नहीं। रिएक्शन सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। उससे पहले बहुत कुछ है इनऑर्गेनिक में पढ़ने को, आप वो पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते बेटा। एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टी के अंदर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिन्होंने मेरे से ही पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, मैंने उनको वहीं बता दिया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। NS2Np126 के फॉर्मेट में रहेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्मेट में रहेगा बेटा? NS2Np126 के फॉर्मेट में रहेगा। तो सबसे पहले 13 की बात करते हैं, ग्रुप 13 की बात करते हैं। यहां पर ग्रुप 13 की बात करते हैं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये हो गया भाई, यही होगा। उसके बाद हम यहां ग्रुप 14 की बात करेंगे, और ग्रुप 14 की बात करेंगे कौन होगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम
टिन और ये क्या हो जाएगा आपका लेड। अब जरा ध्यान से देखो, 13th ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है, 14th ग्रुप है। NH2NP 1 to 6 लिख दिया आपने, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से ये वाला फॉर्मेट क्या होगा बेटा, ये होगा NS2NP1, क्योंकि ये 13 तो है तो पहला ग्रुप है, तो NP के अंदर कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये दूसरा है तो इसको क्या लिख दूंगा, NS2NP2, यही हो जाएगा भाई, NS2NP2। चलो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, है ना। वैसे तो सिखा दिया है पर वापस से जिसको नहीं समझ आया वो यहां पे भी समझ लेगा, बढ़िया तरीका है। बोरोन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है। बोरोन कौन से पीरियड का है बेटा, सेकंड पीरियड का है, तो n की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। सेकंड पीरियड से पहले कौन सी इनर्ट गैस भरी जा चुकी होगी, जो फर्स्ट पीरियड के सबसे आखिर में होगी। फर्स्ट पीरियड के सबसे आखिर में कौन सा होता है बेटा, हीलियम होता है, और हीलियम ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है हीलियम तक के इलेक्ट्रॉन भर दिए। प्रीवियस इनर्ट गैस को ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उससे आगे हम क्या लिखेंगे, 2s2 2p1, क्या लिखेंगे, 2s2 2p1, इस फॉर्मेट में चलता है, NS2NP1 2s2 2p1। उसके बाद यहां क्या आ जाएगा, नियोन आ जाएगा। उसके बाद यहां पे प्रीवियस क्या आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। उसके बाद यहां पे प्रीवियस क्या आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा। उसके बाद यहां पे प्रीवियस क्या आ जाएगा, जिनोन आ जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा। अब जरा देखो, फर्स्ट सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड है तो इसको क्या लिख दूंगा बेटा, 3s2 3p1, क्या लिख दूंगा इसको, 3s2 3p1। याद करो वो जुगाड़ जो मैंने सिखाया था कि SSP SP SDP SDP और SFDP और SFDP, याद है ऐसा कुछ जुगाड़, ऐसा जुगाड़ सिखाया था मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड के फॉर्मेट SFDP चलेंगे। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के फॉर्मेट SDP चलेंगे। सेकंड एंड थर्ड के SP चलेंगे, और फर्स्ट के S चलेगा। फर्स्ट में हमारे पास यहां कुछ है नहीं, फर्स्ट में हमारे पास यहां कुछ है नहीं, तो ये पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड। ये कहां से हो रहा है, थर्ड। ये कहां से हो रहा है, फोर्थ। ये कहां से हो रहा है, फिफ्थ। ये कहां से सिक्स। सेवंथ की हमको जरूरत नहीं, हमने नहीं लिखा, है ना। इतना ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरत नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। अब जरा देखो, कुछ नहीं है, यहां पे देखो, हमने सेकंड में क्या लिख दिया, SP लिख दिया, SP लिख दिया। थर्ड में भी SP लिख दिया। फोर्थ में क्या लिख दूं, SDP लिखो सर, ठीक है, फोर्थ में भी SDP लिख दिया। फिफ्थ में क्या लिखूं सर, फिफ्थ में भी SDP लिखो, SDP लिख दिया। सिक्स्थ में क्या लिखूं सर, SFDP लिखो, चलो ठीक है भाई, SFDP लिख दिया। अब n की वैल्यू लगाते जाओ, n की वैल्यू लगाते जाओ। ये फोर्थ पीरियड है तो 4s होगा, एक कम d होता है तो ये 3d होगा, और ये 4p होगा। ये देखो, ये क्या होगा, 5s होगा। ये क्या होगा, 4d होगा, और ये क्या होगा, 5p होगा। ये क्या होगा, 6s होगा। दो कम f होता है तो ये 4f होगा, और ये क्या होगा, एक कम d तो ये 5d होगा, ये 6p होगा। सारे p में तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही आना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि NS2NP1 चलेगा, तो ये NS2 मतलब 4s2 4p1, उससे लेकिन पहले बीच में 10 इलेक्ट्रॉन d के, उससे पहले बीच में 10 इलेक्ट्रॉन d के। उसी तरह से ये NS2NP1, लेकिन उससे पहले ये 10 इलेक्ट्रॉन d के। उसी तरह से ये NS2NP1, लेकिन उससे पहले ये 14 और ये 10, 14 और 10, ये 24 इलेक्ट्रॉन्स पहले F और D के दोनों के आएंगे। F के 14 आएंगे और D के 10 आएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने खड़े खड़े यहीं पे P ब्लॉक का, हवा में, ठीक है। क्या इसी तरह से आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लेना। यहां पे वही आएगा आपका हीलियम, फिर आएगा आपका नियोन, फिर आएगा आपका आर्गन, फिर आएगा आपका क्रिप्टन, पहले वाली इनर्ट गैस लिखी जाती है ना, और उसके बाद आएगा आपका जिनोन, ठीक है। उसके बाद अब यहां क्या करोगे, पहला क्या होता है, सेकंड पीरियड में क्या होता है, SP होता है। थर्ड पीरियड में भी क्या होता है, SP होता है। फोर्थ पीरियड में SDP होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पीरियड में SDP होता है। फिर सिक्स्थ पीरियड में SFDP होता है भाई। अब कुछ नहीं करना है, जो पीरियड है वो नंबर लगा देना। ये सेकंड पीरियड है तो ये 2s होगा, ये 2p होगा, ये 2s होगा, ये 2p होगा, ये सॉरी ये 3s है तो ये 3p होगा, ये 4s है तो ये 4p होगा। अब 4 से कम एक कम तो ये 3d कर दो। फिर ये 5s है तो ये 5p होगा, एक कम यानी 4d कर दो। फिर ये पे 6s है तो ये 6p होगा। अब दो कम f 4f कर दो, और ये एक कम क्या कर दोगे आप, d कर दोगे, मतलब ये 5d हो गया।
अब क्योंकि इनमें NH2 तो सब में ही है, तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 कर दिया। और Np भी क्या है, 2 है, तो इन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन कर दो। ये लो Np2 है, ये सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन कर दो। जिनमें ये पहले आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भरे हुए होंगे, तभी तो 6p में इलेक्ट्रॉन आएगा। ये सीक्वेंस है, एनर्जी सीक्वेंस, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 6s2 में जाता है, फिर 4f में जाता है, फिर 5d में जाता है, फिर 6p में आता है। अब जब 6p में आपको 2 दिख रहे हैं तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसका मतलब सर ये पूरा भर चुका है। पहले वाले जो भी है वो पूरे भर चुके हैं, तभी तो Np में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमको ये सिखाता है। एक चीज देख के हमको यहां से पता लग गई कि सर जो लोअर मेंबर्स होते हैं ना, जैसे यहां पे फोर्थ पीरियड में देखो सर, उनके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में ना डी आ गया, फिर फिफ्थ में भी डी आ गया, फिर सिक्स्थ में एफ भी आ गया डी के साथ साथ। तो आप खुद सोचो जरा कि अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ये सबसे 2s2 जो है, यहां पे 2s2 और 2p1 है, कोई डी नहीं आया। यहां पे 3s2 3p1 है, कोई डी नहीं आया। यहां से आपको चेंज देखने को मिल गया, थोड़ा सा हैवियर मेंबर्स में थोड़ा चेंज देखने को मिल गया। अभी आगे जाके हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में मैं इस स्लाइड पर वापस आऊंगा। जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन बताऊंगा तो इस स्लाइड पर वापस आऊंगा, और इस स्लाइड पर वापस आके आपको यह समझाऊंगा कि देखो ये डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो वजह है इनर्ट पेयर इफेक्ट की। डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स ही हैं लोअर मेंबर्स में या हायर मेंबर्स में बोल दो, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। लोअर मेंबर्स में ये चीज बोल दो तो यहां पे हमको समझ आता है कि इनमें डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट हो गया। डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ही इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आता है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो ये तो हम वहीं समझेंगे, मैं बस जस्ट बता रहा था कि हम वापस आएंगे इस बात पे समझने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे और डिटेल से समझ में आ गया है। चलिए इसको आप नोट करिए फटाफट, आधे मिनट के अंदर नोट करिए जल्दी। हाँ भाई, कर लिया नोट? चले आगे, इतना ही टाइम मिलेगा यार ये सब नोट करने, ये तो होमवर्क की तरह ही समझ लो, इसको तो घर पे भी लिख सकते हो। आ जाओ, फिर आते हैं एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखते हैं भाई, और एटॉमिक साइज के ऑर्डर में हमको पहले से पता है, हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया है, हमको पता है कि बोरोन से ज्यादा बड़ा कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। लेकिन एल्यूमिनियम से जब गैलियम पे जाते हैं तो साइज जो है वो घट जाती है, और उसके बाद वापस से बढ़ना स्टार्ट होता है। कहां से? इंडियम, और फिर कहां बड़ा हो जाएगा? थेलियम। ये जो कारण है ये बार बार नहीं समझाऊंगा, ये पीरियोडिक टेबल में पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग पुअर है। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? सिग्मा। अगर शील्डिंग पुअर है तो सिग्मा क्या होता है? घट जाता है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज में क्या हो जाएगा बेटा? साइज जो है वो घट जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आउटर मोस्ट पे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज तो घटना तय है। तो इस वजह से गैलियम की साइज घटती है, और घटकर वो एल्यूमिनियम से भी जो है वो छोटा हो जाता है। तो इस वजह से इसका फाइनल ऑर्डर जब लिखोगे तो गैलियम इधर कर दोगे और एल्यूमिनियम इधर कर दोगे। ठीक है, ये 13th ग्रुप की हो गई। इस वाले कार्बन वाली फैमिली में हमको कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन वाली फैमिली बिल्कुल एज इट इज चलेगी। कार्बन से बड़ा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा जर्मेनियम, जर्मेनियम से बड़ा टिन, और उससे बड़ा लेड। यहां कोई दिक्कत नहीं है, नो एक्सेप्शन, यहां कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बस ये एक चीज ध्यान रख लेना कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है, और 31 में शील्डिंग जो है वो शील्डिंग 31 में 3D इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 3D इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए होंगे। जब आप गैलियम का एटॉमिक, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ये देखो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3D इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इससे पहले कहीं नहीं थे, लेकिन पहली बार 3D इलेक्ट्रॉन्स आए तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन लगा, और साइज में कॉन्ट्रैक्शन लगा। तो एल्यूमिनियम से गैलियम पर जब आए तो बढ़नी तो साइज चाहिए थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इतना लगा कि वो एल्यूमिनियम से छोटा रह गया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, साइज घट गया। चलिए, एटॉमिक साइज कंप्लीट है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, और आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले मैं इस वाली फैमिली का लिख लेता हूं, बोरोन। बोरोन से कम होता है एल्यूमिनियम का,
ठीक है, यहां तक नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम की से छोटा गैलियम हो गया था, तो इसका मतलब है साइज जब घटेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। फिर इंडियम की वापस घट गई, लेकिन यहां थेलियम की फिर से ज्यादा हो गई। अब दो कहानी है, अब दो कहानी है यहां पे, और दोनों कहानियों का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पे एक कहानी है और दूसरी कहानी यहां पे है। ये है बेटा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है पुअर शील्डिंग ऑफ, या पुअर सिग्मा लिख दो, सिग्मा ऑफ, पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स के सिग्मा पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये कहानी तो हो गई किसकी वजह से, ये थेलियम की ज्यादा क्यों हुई, ये कहानी हो गई। उसके बाद गैलियम की ज्यादा क्यों हुई, तो कॉन्ट्रैक्शन तो है लेकिन वो अलग है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये हो गया आपका क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ट्रांजिशन किस वजह से होता है? ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जेड इफेक्टिव यहां पर भी बढ़ता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पर भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आगे बढ़ जाती है। ये तो यहां पे भी लिख देना भाई, इसको भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ही बोलते हैं। वहां मैंने नाम नहीं लिखा था, अब लिख दिया। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऑर्डर जो है वो ऐसा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि जब ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ होगा तो आप आंसर टिक कर दोगे कि हाँ पहले हमको पता है कि इससे ज्यादा इसकी होगी और फिर इंडियम से भी ज्यादा थेलियम की होगी। लेकिन अगर इसका फाइनल ऑर्डर बना दिया, अगर इसका फाइनल ऑर्डर बना दिया, तो फाइनल ऑर्डर होता है बेटा इसका बोरोन, हेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ये इसका फाइनल ऑर्डर आता है। मुझे पता है जब दो बार आगे पीछे हो चुका है ये, तो कई बार हम गलती कर देते हैं, ये मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि सर इसका फाइनल ऑर्डर बनाना है तो कैसे बनाए। तो फाइनल ऑर्डर जो है बेटा कई बार हम गलत बना लेते हैं, उसके लिए मैंने एक तरीका लगा लिया, मैंने आपको एक ट्रिक दे दी, उस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। इसको जैसे बोलना है बोलिए, चाहे तो आप इसको बात बोलिए, चाहे तो आप इसको बात बोलिए, बात, और इसको आप एक साथ बोल लीजिएगा गई, बात गई, बात गई, या बीती गई, या बीत गई, जैसे आपको याद रहता है वैसे करिए। बात गई या बीत गई जैसे याद रहता है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना, बात गई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेना, ये इसका फाइनल ऑर्डर होगा, गलती नहीं करोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप 13 का साइज भी और ग्रुप 13 का आयोनाइजेशन एनर्जी भी, इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी और इसकी साइज का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल जब मेन एग्जाम में आता है, तो चाहे आप इसको पीरियोडिक टेबल का सवाल मान लो या चाहे आप इसका पी ब्लॉक का सवाल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज हम पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहां जल्दी जल्दी बता रहा हूं। डिटेल में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए नहीं बताए हैं। उसके बाद ग्रुप 14 की बात कर लेते हैं, यहां पर जगह नहीं बची है, कर लेता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं। ग्रुप 14 की बात यहां लिख रहा हूं बेटा कि कार्बन, उसके बाद कार्बन से कम होगी आईपी सिलिकॉन की, उसके बाद जर्मेनियम की, उसके बाद टिन की, और कम होनी चाहिए थी लेकिन लेड की ज्यादा हो गई। अब रीजन मैं इसके लिए भी सेम रीजन लिख रहा हूं, और वो सेम रीजन यही है, ये सेम रीजन है, इसके लिए भी ये वाला रीजन ही आएगा। मतलब यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एलसी, और डिटेल में ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका फाइनल ऑर्डर जब लिखना है तो इसका फाइनल ऑर्डर आप सीधा सीधा लिख सकते हो बेटा, इसके फाइनल ऑर्डर में कोई दिक्कत है नहीं। कार्बन से कम, सिलिकॉन से कम, जर्मेनियम से कम, अब पहले पीबी आ जाएगा और उससे पहले क्या, उसके बाद कौन चला जाएगा, टिन चला जाएगा। तो ऑर्डर में जहां एक ही जगह चेंज है, ऑर्डर में जहां एक ही जगह चेंज है, तो उसका फाइनल ऑर्डर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, खाली एक दूसरे को ही पलटना है, आपने पलट लिया तो इसका फाइनल ऑर्डर आसान है। लेकिन ग्रुप 13 के फाइनल ऑर्डर में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली वो चीजें बता दी थी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी अगली प्रॉपर्टी कौन सी है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल की वैल्यूज है, ठीक है, पॉलिंग स्केल की वैल्यूज है। तो बेसिकली देखिए यहां पे टॉप टू बॉटम घटनी चाहिए, घटती है, ठीक है। 2 से 2.0 से 1.5 हो गई, यहां बढ़ गई, और बढ़ने का रीजन अगेन वही है कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा क्योंकि ये गैलियम है, और गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से देखो ये 1.5 से 1.6 हो गया, फिर नीचे गए तो ये और 7 हो गया क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ गया। के बाद और ज्यादा यहां पे 1.8 हो गया, क्यों? क्योंकि यहां एफ के इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो En जो है वो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल एटम का तो होता नहीं, ये तो कैलकुलेट की जाती है किसी बॉन्ड के अंदर से। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्या मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचोगे तो फिर वो इंडिविजुअल एटॉमिक प्रॉपर्टी तो उसकी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया। और ये वैल्यूज जो है वो पॉलिंग स्केल की है, 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9। अब ये जो वैल्यूज के अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं, ये जेड इफेक्टिव की वजह से वेरिएशन आते हैं। वो पोलिंग्स आपने कैलकुलेशन करी है, अपने को उससे मतलब नहीं है, ना ही वैल्यू याद करनी है। मैं एक बार और बोल देता हूं कि ना ही वैल्यू याद करनी है। एक बार ये सवाल आ गया था, वो भी एम्स में आया था आई थिंक, तो अब आया है या नहीं आया, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। बच्चा पेपर दे के आता था, इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स उसको पकड़ते थे कि बता क्या क्या पूछा, अच्छे बच्चे को जिसको याद रहता है, तो वो बताता था कि हाँ बोरोन की ईएन से रिलेटेड सवाल था, बोरोन की फैमिली में ईएन से रिलेटेड सवाल था। तो फिर वो मेमोरी बेस्ड एक अजम्पशन वाला क्वेश्चन बना लेते थे बोरोन की इस वाली फैमिली से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। तो वही एम्स के सवाल अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, किताबों में दौड़ रहे हैं, उनमें खूब सारी मिस्टेक्स भी होती है क्योंकि वो टीचर्स वगैरह ने बनाए होते हैं, तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि ऑथेंटिक चीजें कई बार नहीं निकल के आ जाती। तो ठीक है, फिलहाल देखते हैं कि बिगेस्ट गैप कहां है। आप इसमें ये देखिए ना कि बिगेस्ट गैप कहां है, इसमें लार्जेस्ट गैप। बोरोन और एल्यूमिनियम, बोरोन और एल्यूमिनियम के बीच में है, क्योंकि ये 2.0 है और ये 1.5 है। अब क्या होता है बेटा कि हमको लगता है कि यार ये तो आसपास के हैं, तो हमको इस पे ध्यान ही नहीं जाता कि लार्जेस्ट गैप तो फिर सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले में लार्जेस्ट गैप होना चाहिए ना। हम तो यही सोचते हैं कि नीचे जाते हैं तो ईएन घटती है, सोचते हैं, ठीक है, गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन वैल्यूज कुछ और कहती है। वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर ये बिगेस्ट गैप वाला, एम्स में एक बार पूछ लिया था ये सवाल कि 13th ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बिगेस्ट गैप या लार्जेस्ट गैप किन के बीच में है। तो बोरोन एल्यूमिनियम में एक बार हमारा इन दोनों के बीच में हमारा दिमाग क्लिक नहीं करता, कह रहा है यार ये तो पास पास के, तो इतना ज्यादा गैप थोड़ी होगा। गैप तो हम ये ढूंढने लगते हैं डिस्टेंस के साथ, लेकिन ऐसा है नहीं। वैल्यूज आपके सामने है, आपको भी पता है कि 2.0 स्क्वायर 1.5 ही है, क्योंकि बाद में तो बेटा इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है इसका मतलब फिर वो बिगेस्ट गैप में तो नहीं आएगा। चलिए, ये एक चीज मैंने यहाँ एड ऑन करी है, एक चीज मैंने यहाँ पे, ठीक है, कुछ टॉपिक देखा था मैंने, एक पैराग्राफ 13th ग्रुप में लिखा हुआ है बोरोन के लिए, एक पैराग्राफ 14th ग्रुप में लिखा हुआ है कार्बन के लिए। तो कार्बन वाला और बोरोन वाला मैंने दोनों ऐड कर लिया। लिखा है एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। एनोमैलस का मतलब होता है अलग, एनोमैलस का मतलब क्या होता है? अलग, असंगत, उसके जैसा नहीं, थोड़ा अलग व्यवहार दिखा है तो उसको बोलते हैं बेटा एनोमैलस। एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन, रीजन क्या है? आप देखिएगा कि सेकंड पीरियड वाले सारे ही एनोमैलस प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हमने एस ब्लॉक में लिथियम के लिए एनोमैलस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? हमने बेरिलियम के लिए एनोमैलस प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है? क्योंकि सेकंड पीरियड वालों के पास एक दो चीज तो होती है जिनकी वजह से वो एनोमैलस प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक तो उनकी साइज छोटी होती है, दूसरा उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं? वो सिर्फ 4। कोवेलेंसी वर्ड नया तो नहीं लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ समझा चुका। तो रीजन क्या है? स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके रीजंस क्या है? इसकी एनोमैलस प्रॉपर्टीज के रीजन क्या है? स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और एब्सेंस एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इन प्रॉपर्टी, इन दो रीजंस की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से अलग निकल के आती है।
और जो अलग निकल के आती है इसलिए बोलते हैं एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। देखिए लिखा है एनसीईआरटी में कि बोरोन +3 आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री आयंस, मतलब आपको बोरोन +3 का आयन नहीं मिलेगा कहीं पे। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये क्या है सर, ये BF3 में तो बोरोन +3 में पड़ा है। ये आयन नहीं है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जिसमें बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। जब ये फ्लोरीन साथ में है तब तक ही ये +3 है, लेकिन बोरोन आपको ऐसे +3 में घूमता हुआ नहीं दिखेगा। एल्यूमिनियम आपको +3 में घूमता हुआ दिख जाएगा। अब रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं लिख रहा हूं ए। रीजन क्या लिखूंगा मैं, ए रीजन का मतलब है स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरोन +3 आयंस फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई ठीक है, यहां पर ये +3 के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेता है। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये केस अलग है, इसको +3 आयन नहीं मान सकते, ये आयन नहीं है, ये +3 में बोरोन का कंपाउंड है। और कंपाउंड है इसका मतलब है सराउंडिंग एटम का भी रोल है बोरोन को +3 में ले जाने का। लेकिन आप बोरोन बैठे बिठाए बोरोन से 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। आप बोरोन के पास जाओगे, वो बोलेगा मेरी साइज छोटी है, तो आप बोलोगे क्या करूं, कि दे फिर एनर्जी, तेरी आयोनाइजेशन एनर्जी, मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, कितनी एनर्जी लाए दो। तो आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन छुड़ाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी जब आप उस सिस्टम को दोगे, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से वो +3 एग्जिस्ट नहीं करता। आप देखोगे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम +3 कैन एग्जिस्ट, एल्यूमिनियम +3 आयंस कैन एग्जिस्ट इजीली। एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उससे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। एल्यूमिनेट आयन जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन बोरोन का +3 आयन इस तरह से फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, वो +3 के अंदर कोई कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है। मैं बात कर रहा हूं आयंस के एग्जिस्टेंस की, दोनों बातें अलग हैं। मैं 2 बार और बोल चुका हूं ऑलरेडी, 2-3 बार, एक बार और बोल लेता हूं। बोरोन का +3 आयन एग्जिस्ट करना और बोरोन का +3 के अंदर कोई कंपाउंड बनाना, दोनों बातें अलग हैं। जो लिखा है वो ये है कि ये एज ए फ्री आयन +3 एग्जिस्ट नहीं करता। और फिर यहां पे आप देख लेना कि गलती ये नहीं कर जाओगे कि आप ऐसा मत सोच लेना कि BF3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये बना लेगा, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों बातों में फर्क है। चलिए, BF6 3- डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो 6 बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब है इसका रीजन कौन सा हो गया, बी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। ये सवाल आया हुआ भी है, एनसीईआरटी का सवाल भी है, अंदर दिया हुआ है किताब के बीचों बीच में एक सवाल है, बॉक्स बना हुआ है कि BF6 3- डू नॉट एग्जिस्ट, व्हाई? बिकॉज BF6 3- जो है वो BF6 3- इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरोन कैन बी 4, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, क्योंकि ये कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड का है तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहेगी, 4 से ज्यादा नहीं होगी। वो आपको 6 दिख रहा है, इस वजह से एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ एनोमैलस प्रॉपर्टीज होती है, बाकी नीचे आने वाले सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। मतलब अगर आप देखोगे कि AlF6 3- तो ये एग्जिस्ट करेगा। उसका रीजन है कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। वैसे मैंने ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सिखा दिया है, पर फिर भी ठीक है, मैंने कहा कि आप क्या है कि हेडिंग देख के भावुक हो जाते हो, आपको लगता है सर ने यार एनोमैलस क्या हो, पता नहीं क्या हो गया। अरे सब कुछ तो पढ़ाया हुआ है। हाँ, ये एक चीज नहीं बताई थी, तो ये इसका रीजन है कि +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, और उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, नीचे आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, एल्यूमिनियम पे आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी,
तो वो एग्जिस्ट कर जाएंगे आयंस के रूप में। और नीचे आओगे आयंस के एग्जिस्ट करने के चांसेस और बढ़ेंगे। जैसे जैसे नीचे जाओगे आयंस के फ्री एग्जिस्ट करने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती जाती है। चलिए स्टार्ट करें भाई। आगे वाला क्या है? एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ये मैं जानबूझ के लिख कर लाया हूं क्योंकि इस पे मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाना चाहता, ठीक है? थोड़ी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है, समझा जरूर दूंगा। रीजंस वही है, आप खुद देखिए, रीजंस वही है। स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जस्ट मैंने एक ऐड कर लिया, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो उसका रीजन भी हो सकता है। बट ऐसा कोई क्या बोलते हैं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिलहाल बोरोन की जिसमें ये वैलिड रीजन हमको दिखे ईएन का, इसलिए मैंने नहीं लिखा। फालतू में सिलेबस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वही एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स अगेन। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी 4 ओनली। तो आपको पता है कि इसके अंदर कौन सा रीजन लगा दूं? क्या इसके अंदर बी वाला रीजन लगा दूं? ठीक है, बी वाला रीजन लगा दिया। ये जो आपने रीजन लिखा है ये बी का मतलब है, बी वाला रीजन है, बी मतलब बी का रीजन है। और इसकी वजह से आपने कंपाउंड्स देख लिए होंगे। CCl4 एग्जिस्ट करता है लेकिन CCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता। CCl4 एग्जिस्ट करता है लेकिन CCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता। स्मॉल साइज होने का अपना फायदा है, स्मॉल साइज होने का अपना फायदा है। और वो फायदा क्या है बेटा? स्मॉल साइज होने की वजह से पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। एक ग्रुप में नीचे जब आते हो तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी घटती है, क्योंकि पाई होता है सिग्मा से वीक। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग में बता दी वैसे। पाई होता है सिग्मा की तुलना में वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड सारे डिस्टेंस सेंसिटिव होते हैं। वीक बॉन्ड सारे डिस्टेंस सेंसिटिव होते हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर वीक जो है पाई बॉन्ड की टेंडेंसी खत्म होती जाएगी, बनने की टेंडेंसी खत्म होती जाएगी। कार्बन कार्बन की साइज छोटी है, तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो इनके बीच का गैप जो है वो इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि कार्बन की साइज क्या है? छोटी है। तो जो दो एटम छोटी साइज के हैं वो सिग्मा बना लेते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कम रहेगी, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब अगर ये छोटे हैं साइज में तो बेटा ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी आएगी? कम आएगी। कम आएगी मतलब ये पास रहेंगे, और पास रहेंगे मतलब अब यहां पे इफेक्टिव कोलैटरल ओवरलैपिंग हो सकती है। इफेक्टिव कोलैटरल ओवरलैपिंग का मतलब ये वाला पाई बनाने वाला, याद है ऐसा? साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि कोलैटरल ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल हो पाती है ढंग से जब वो डिस्टेंस कम हो, वरना ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो कार्बन जो है वो छोटी साइज का है, इसलिए कार्बन अपने साथ साथ छोटी साइज के और एलिमेंट्स के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या आप सिलिकॉन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये सिलिकॉन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तू भी बना ले यार, तू भी बॉन्ड बना ले? क्या ये सिलिकॉन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सिलिकॉन इस तरह का बॉन्ड बनाएगा? आप खुद देखो, यहां पे मैंने साफ साफ लिख दिया। यहां पे एक चीज और यहीं पे समझा देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, CO2 एग्जिस्ट करता है, CO2 इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो क्या मैं सिलिकॉन कार्बन के जैसा ही तो है बेटा, तो क्या इसको मैं SiO2 को भी ऐसा लिख दूं? क्या SiO2 को भी इस तरह से एग्जिस्ट करवा लूं? नहीं, ये एग्जिस्ट करता है, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की लार्ज साइज है, लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन पाई बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। वो पाई इफेक्टिव ही नहीं होगा, पाई बॉन्ड इफेक्टिव ही नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पाए। तो हमारे दिमाग में आता है कि CO2 की स्ट्रक्चर जैसी होगी वैसे ही हम SiO2 की भी बना लेते। नहीं, तो सर SiO2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी? रुको, सबर करो, रुको जरा सबर करो, हम भी सीखेंगे। SiO2 को हम सिलिकेट में पढ़ेंगे, सिलिकेट आएगा स्ट्रक्चरल पार्ट में, ग्रुप 14 के स्ट्रक्चरल पार्ट में सिलिकेट सिलिकॉन्स आएंगे। सिलिकेट्स में हम ये पढ़ेंगे कि यार ये सिलिकॉन जो है
सिलिकेट्स बना ही इसलिए रहा है, ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड थोड़े अलग तरीके के बना रहा है, कार्बन की तरह नहीं बना पा रहा है। रीजन सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, सिलिकॉन की साइज बड़ी है, और सिलिकॉन की साइज बड़ी होने की वजह से ये पाई बॉन्ड बेचारा, इसको पाई बॉन्ड बनाना नहीं आता क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। तो छोटी साइज होने की वजह से एक एनोमैलस प्रॉपर्टी निकल के आती है कार्बन की, और कार्बन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ठीक है, अपने साथ भी, विथ इटसेल्फ एंड अदर स्मॉल साइज एटम्स आल्सो, यानी कि अपने साथ भी और अपने आसपास की साइज के साथ भी, अपने आसपास की साइज के आसपास जो थोड़ा बड़ा है तो चलेगा, उनके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। तो आपने देखा है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यही सब तो सिखाता है बेटा, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये सब आप खूब पढ़ते हो। रीजन है क्योंकि कार्बन की साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो क्या इसका रीजन लिख सकता हूं मैं? इसका रीजन क्या लिख दूंगा बेटा? इसका रीजन हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा ए। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ए, स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ऐसा हो जाएगा। फिर आता है मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है बेटा, कैटेनेशन वर्ड जो है, कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। अपने साथ कार्बन 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 इस तरह से यूनिक बिहेवियर दिखाता है, कार्बन कार्बन कार्बन। अगर कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में नहीं होती तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। आप खुद सोचिए, आप कार्बन की यूनिक कैपेसिटी है, एक यूनिक बिहेवियर है, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन इस तरह से जुड़ता जाता है, चेन बनती जाती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती जाती है, ये सब इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। एनसीईआरटी में कैटेनेशन का एक ऑर्डर दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना इस तरह से। और ये सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी जो है उसका रीजन होता है हाई ईएन। उसका रीजन लिख रहा हूं मैं बेटा, इसका रीजन क्या होता है? रीजन होता है स्मॉल साइज एंड हाई ईएन। हाई ईएन और स्मॉल साइज की वजह से ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। साइज स्मॉल है, इजीली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा एक दूसरे के साथ। ईएन जो है वो कम, ईएन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, तो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। साइज कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते जा रहा है तो एक चेन बनाता है। कार्बन से कम सल्फर की होती है, बट अपन अभी इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसलिए कार्बन से बहुत कम सिलिकॉन की होती है, फिर सिलिकॉन से कम जर्मेनियम की होती है, और जर्मेनियम टिन की लगभग बराबर होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऑर्डर दिया हुआ है और स्टार मार्क किया है, तो ये ऑर्डर कभी भी सीधा पूछा जा सकता है। इसको इसी पैटर्न में पूछा जाएगा, डबल वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा कार्बन सिलिकॉन से, फिर उससे कम जर्मेनियम, और जर्मेनियम टिन जो है वो बराबर। ये इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूं इसी पैटर्न पे, कोई एरो एक भी कम नहीं होगा, एज इट इज पूछा जाएगा। ये वाला ऑर्डर अगर कभी पूछा गया तो याद रखिएगा, ऐसे का ऐसे याद करके जाना है, डबल वाला, फिर सिंगल वाला, और फिर बराबर, डबल वाला, सिंगल वाला, और फिर लगभग बराबर। क्लियर है भाई? है, चलो इसको नोट करो आधे मिनट के अंदर, जल्दी, आधे 1 मिनट के अंदर नोट करो इसको। हाँ भाई, लिख लिया? चले आगे। हाँ, अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारी बातें करने के बाद अपन आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज आवर इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता क्या है? देखो बेटा, जैसे जैसे हम बात करेंगे पी ब्लॉक की, ये सिर्फ पहली बात तो ऑब्जर्व्ड ओनली इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि क्या होता है ना, इफेक्ट है, आपको लगता है पी ब्लॉक में पढ़ा रहे हैं तो अपन इसको पी ब्लॉक के साथ साथ कहीं और के लिए भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन तो मैं यही लिखता हूं बेटा, ऑब्जर्व्ड ओनली इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक के भी कौन से एलिमेंट्स में? हैवियर एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक के भी कौन से एलिमेंट्स में? हैवियर एलिमेंट्स में। हैवियर एलिमेंट्स में क्या होगा बेटा कि जैसे कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है,
कोई न्यूक्लियस होगा। उसके बाद हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जाओगे, एक बार जरा गौर करना इस बात पे, मैंने कहा भी था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ूंगा तो मैं वापस से इस कॉन्फ़िगरेशन को लेके आऊंगा। जैसे जैसे आप हैवियर मेंबर डाउन टू ग्रुप आते हो, मतलब डाउन द ग्रुप आते हो, ग्रुप के अंदर नीचे आते हो, तो जैसे अपन ने सबसे हैवियर ये वाला उठा लिया। अब जरा इसमें आप ये देखो कि अगर मैं इसको शेल नंबर के अकॉर्डिंग जमाता हूं, अगर मैं इसको शेल नंबर के अकॉर्डिंग जमाता हूं, तो शेल नंबर के अकॉर्डिंग ये 4f अंदर आएगा, उसके बाद 5d आएगा और उसके बाद 6p आएगा। ठीक है, तो क्या होगा 6s2 पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। 6s2 पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कैसे, अगर मैं शेल नंबर से चलूं, ये शेल नंबर नहीं है, ये एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अगर मैं इसको शेल नंबर के अंदर अरेंज करता हूं तो देखो क्या यहां इस पे आपको किताबों में देखा हुआ भी मिला जाएगा, 4f 14, 5d 10, उसके बाद 6s2, उसके बाद 6s2 और उसके बाद 6p1, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी तक हम मोर एक्यूरेट चल रहे थे क्योंकि हमको एसएफडीपी वाला जुगाड़ पता था कि एसएफडीपी होता है। ठीक है, हम जानते हैं वो गलत नहीं है। आप बहुत सही लिख रहे हो इस कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू एनर्जी सीक्वेंस चल रहे हो, तो वो लिखना गलत नहीं है। उल्टा इस वाली प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छा है वो, और ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छा लिख रहे थे आप। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं शेल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बेटा शेल नंबर के अकॉर्डिंग मतलब सिंपल मैथ्स का मतलब यह है कि 4 नंबर शेल पहले आएगी, फिर 5 नंबर शेल आएगी, फिर 6 नंबर शेल आएगी और फिर 6 नंबर शेल में ये चलेंगे। तो 4 5 6 इंक्रीजिंग शेल नंबर के फॉर्म में लिखना जो है वो एक अलग प्रैक्टिस है, और उससे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे थे। लेकिन हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट में शेल नंबर की प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमको समझाने के लिए ये बताना पड़ता है कि भैया न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल कौन सी होगी, 4th शेल होगी। तो 4th शेल में कोई 4 होगा, n-2f होगा, n-2f होगा, उसके बाद n-1d होगा, उसके बाद ns2 होगा, और उसके बाद क्या होगा, np होगा। ठीक है, ये शेल रहेगी, ऐसे चलेगी भाई। अब होता क्या है बेटा कि इनकी शील्डिंग कैसी होती है, जरा सोचो। हैवियर मेंबर्स में लफड़ा पड़ेगा, हैवियर मेंबर्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। क्यों आता है, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लो, पेयर इनर्ट रह रहा है, पेयर जो है वो इनर्ट रह रहा है। अब ये पेयर किसका, इलेक्ट्रॉन का पेयर, किसका पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका, पेयर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि पेयर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन का मतलब ns2, पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, ns2। ये जो आपका ns2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो आपको ns2 के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आप खुद जानते हो कि ns2 से np1 जाते हो, ns2 से np1 जाते हो, तो क्या होगा बेटा कि उससे पहले ये 14 आ जाएंगे, और ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके क्या, d के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या इनकी शील्डिंग, ये क्या है f के इलेक्ट्रॉन, ये क्या है d के इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इनकी शील्डिंग कैसी होती है, इनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। इनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। सिग्मा जो है वो कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा कम है। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बताओ कि यहां पे अगर इनकी शील्डिंग पुअर है, अगर इनकी शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सिग्मा पुअर है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस on these 2 electrons of s increases। इनके पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे, और ज्यादा अट्रैक्ट होने का मतलब है यहां पे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ। अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कम हो गया। मतलब कि ये वो भाई साहब हैं जो इसको अब बाहर घूमने नहीं जाने देंगे।
जैसे जैसे नीचे आओगे तो न्यूक्लियस तो हैवी होगा, मैं मानता हूं, लेकिन साथ के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बढ़ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स नालायक होते हैं बेटा। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शील्डिंग जो है वो इनकी बहुत पुअर होती है। तो नीचे वाले मेंबर्स में हमने खुद देखा है आयोनाइजेशन ऑर्डर, एनर्जी का ऑर्डर भी बदल गया, जिसको हमने क्या बोला, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला, हमने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोला डी के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बेसिकली बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से आ रहे हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही तो आ रहे हैं। इनके इन्वॉल्वमेंट से एक काम और हुआ कि ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन पर अट्रैक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। इन पर अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब अब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बोल सकते हैं इनर्टनेस टुवर्ड्स केमिकल रिएक्टिविटी या टू इनर्टनेस टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो गया, इनर्टनेस बढ़ गई, किससे, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्टनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट हो गया नीचे वाले मेंबर्स में। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन जो है, एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर देंगे। बाहर जाने का मतलब इनको बाहर कहां जाना है, कोई केमिकल रिएक्शन करने जाना होगा। तो जब इस पर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इनका बाहर घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जैसे जैसे पी ब्लॉक में नीचे आते हैं तो नीचे के जो हैवियर मेंबर्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज में आपके सामने ये लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ लिख देना इसको, द टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन पेयर NS2 to get inert while occurring down the group is called inert pair effect। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे, NS2 जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इनके अंदर, इनमें केमिकल रिएक्शन के लिए इनर्टनेस बढ़ती जाएगी, या यूं कहें पार्टिसिपेट ना करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस खींच के बैठा है, पकड़ के बैठा है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे न्यूक्लियस ज्यादा पकड़ के बैठेगा, और न्यूक्लियस ज्यादा पकड़ के बैठेगा तो फिर इनकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जाएगा। तो लिखा है द टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टू गेट इनर्ट व्हाइल अकरिंग डाउन द ग्रुप इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ड्यू टू दिस इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर ऐसा कैसे, ये हमको समझ नहीं आई। तो अब देखते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं, फिर इस पॉइंट को समझेंगे। और वो स्लाइड ऐड करने के लिए मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में यहां पे समझा देता हूं। जो चार्ट में बना रहा हूं वो चार्ट आपको याद रखना है। याद रखने का मतलब वैसे कुछ खास है नहीं। देखो 13th ग्रुप है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 14th ग्रुप ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 15th ग्रुप ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 16th ग्रुप ले लिया। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको 12th का भी इनर्ट पेयर इफेक्ट यही समझा देना है, 12th वाला भी सारा ही समझ देना। यहां पर क्या है, अगर आप बात करोगे तो इसको बोलेंगे हम क्या, NS2NP1, इसको बोलेंगे NS2NP2, इसको बोलेंगे NS2NP3, इसको बोलेंगे NS2NP4। ग्रुप ऑक्सीडेशन होता है बेटा। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है S+P इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, S+P इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। जुगाड़ है वो, लिखा हुआ है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी, S के कितने इलेक्ट्रॉन 2, P के कितने 1, तो इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा +3। उसी तरह से NS2 और NP2 दोनों को जोड़ दो, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +4। इसको जोड़ दो कितनी हो जाएगी +5। इसको ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ दो क्या हो जाएगी +6। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जितने इनके S और P के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से घट जाती है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पहले पेज पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ के अंदर लिखा है ड्यू टू दिस इफेक्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है कितनी, बाय 2 यूनिट्स। अब मुझे बताओ इनर्ट पेयर इफेक्ट में इनर्ट कौन होगा, एनएस वाले। अगर मैं एनएस एनएस को माइनस कर दूं, अगर मैं एनएस एनएस को सोच लूं कि हां ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जाहिर सी बात है 2 घट जाएगी। तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 कम हो गई तो कौन सी आएगी, +1। इसके में से 2 कम करोगे तो +2, इसके में से 2 कम करोगे तो +3, इसके में से 2 कम करोगे तो कितनी आएगी, +4। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट कम हो जाती है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। लिख भी दूंगा वो वाला में। पहले हम कुछ काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है, हम यहां पे बोरोन लिख देते हैं, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। उसके बाद हमने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। उसके बाद लिख देते हैं हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये Bi। उसके बाद यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो है वो इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो लिखने की भी कोई खास ज्यादा जरूरत है नहीं, भले ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखो हमको क्या करना है, 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। एक तो लिखनी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो लिखनी है हमको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक लिखनी है हमको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इज इक्वल्स टू होगी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिख दूं, इसकी भी हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, लो हाई लो हाई लो लो। इसमें सल्फर वाला इंपॉर्टेंट है और टेल्यूरियम वाला इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि फालतू में आप कंफ्यूज हो गए, उससे कोई मतलब है नहीं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस, यहां लिख देता हूं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, -2 कर देना भाई, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसको 2 को ऐसे लिख दो। अब बताओ इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन HOS, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया क्या, +3। इसका फिर 2 कम करो, +1, फिर +3, फिर +1, फिर +3, फिर +1, फिर +3, फिर +1, फिर +3 और फिर +1। हायर लोअर, हायर लोअर, हायर लोअर, इस तरह से लिख दिया। यहां पर भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, +4 +2, 2 कम करोगे तो +4 +2, फिर ये +4 +2, फिर ये +4 +2, फिर ये +4 +2, ये लो। उसके बाद यहां पे ले +5 +3, +5 +3, +5 +3, +5 +3, +5 +3, 2 कम करने ना, तो लोअर वाले में सब में 2-2 कम करनी, लिखा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ऑक्सीजन का, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 कभी जाता ही नहीं है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ऐसा कुछ नहीं कि हर एक के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ में हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिख दे। इसके लिए सोच सकते हैं ये होता है +6 और ये हो जाएगा +4, ये भी आपका +6 और +4 हो जाएगा। ये आपका टेल्यूरियम जो +6 हाई है, इसमें बीच में एक +4 भी आता है और सबसे लोअर इसका +2 भी आता है, थोड़ा अलग है, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से मैं 2 कम करके बता रहा हूं, मान लिया, लेकिन इसकी 2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4, उससे भी कम हो जाता है ये +2, उतना कम भी हो जाता है। तो अभी तो क्या है कि मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा रहा हूं, इसलिए साथ के साथ ये टेल्यूरियम वाली कहानी समझ आ जाएगी।
इसलिए मैंने ये सब 12th वाला भी ले लिया, 13th और 14th ग्रुप के साथ साथ मैंने 15th 16th ग्रुप भी आपको यहीं पे समझा दिया। अब मैं कुछ सर्कल बना रहा हूं और वो सर्कल ये बता रहा है कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जैसे बोरोन की अगर +3 और +1 में कंपैरिजन देखूं तो इसकी +3 ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट बोरोन का +1 के अंदर कोई कंपाउंड देखा ही नहीं गया। फिर एल्यूमिनियम की भी +3 ज्यादा स्टेबल है। ये डब्बा ध्यान से सुन लेना, ये डब्बा इसकी और इसकी कंपैरिजन बता रहा हूं, +3 और +1 का कंपैरिजन बता रहा हूं। डब्बा जिस पर डब्बा बना दिया वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब आपसे बोरोन की +3 और +1 में से स्टेबिलिटी पूछा जाए तो आप बोलोगे +3 ज्यादा स्टेबल है। एल्यूमिनियम के +1 और +3 से ज्यादा स्टेबल +3 है। गैलियम का भी +1 और +3 से ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा? +3 ज्यादा स्टेबल है। इंडियम भी +3 स्टेबल है। थेलियम में कहानी पलट गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे इनर्टनेस बढ़ती जा रही है। अभी पढ़ा था कि जैसे जैसे नीचे आओगे इनर्टनेस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल नीचे आने पर इनर्टनेस इतनी बढ़ गई कि इसका +1 इसके +3 से ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका +1 इसके +3 से ज्यादा स्टेबल हो गया। अब तक कहानी अलग चल रही थी, अब इसमें कहानी पलट गई। सेम चीज यहां पर भी आप सोचिए, ये इसका +4 ज्यादा स्टेबल होगा, इसका भी +4 ज्यादा स्टेबल होगा, इसका भी +4 ज्यादा स्टेबल होगा, इसका भी +4 ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ही पीबी पर आए, पीबी ने बोला मेरा प्लस नहीं, मेरा +2 स्टेबल, मेरा +4 नहीं, मेरा +2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि लेड के अंदर सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, नीचे जाने पर, तो नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और इनमें इतनी बढ़ गई कि इनकी तो लोअर ही स्टेबल हो गई। इनकी इतनी बढ़ गई कि इनकी तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल हो गई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट में मिस्टेक आप क्या करते हैं वो भी समझा देता हूं। आप इसका +3 और इसका +1 कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आप डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज नॉट इनर्ट पेयर इफेक्ट। उससे इनर्ट पेयर इफेक्ट आंसर नहीं देगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट यह कहता है कि नीचे आने पर s के इलेक्ट्रॉन्स की इनर्टनेस बढ़ती जा रही है, इसलिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, दैट इज आवर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी तो फिर हायर का क्या होगा? तो हायर की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने सब में तो +3 लगा रखा है, फिर घट कैसे रही है? तो बेटा अगर मैं इन सब की +3 का कंपैरिजन करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सब की +3 को कंपेयर करूं तो इसका +3 मान लिया 95% स्टेबल है, तो इसका +3 80% स्टेबल होगा, इसका +3 70% स्टेबल होगा, इसका +3 60% स्टेबल होगा, लेकिन इसका +3 जो है वो अचानक से सिर्फ 10 या 20% स्टेबल रह गया। मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज अवर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घट रही है और +1 की बढ़ रही है। जैसे इसका +1 बिल्कुल कम स्टेबल, इसका +1 उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल, लेकिन रिलेटिव कंपेयर करोगे तो फिर भी नहीं होगा। और इसका +1 और ज्यादा स्टेबल, इसका +1 और ज्यादा स्टेबल, इसका +1 आते आते इतना स्टेबल हो गया कि इसके +3 से भी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो आपके सामने 2 सवाल आएंगे, वो या तो +3 की स्टेबिलिटी पूछेगा टॉप टू बॉटम जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और या फिर वो पूछेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो वो सवाल हम अभी कर लेंगे, तीनों ग्रुप के लिए कर लेंगे। ठीक है भाई, उसी तरह से यहां आ जाता हूं, अपनी बात अभी खत्म नहीं हुई। इसके +5 पे सर्कल, इसके +5 पे स्क्वायर, इसके भी +5 पे, और बिस्मत पे आते आते अगेन लफड़ा पड़ गया। ये बोला मैं तो 3 में ही रहूंगा भैया। क्या बोला? मेरी तो 5 और 3 में ज्यादा स्टेबल 3 रहेगी। बोला नॉर्मल कंडीशन में, बोला मेरी 3 रहेगी। टेल्यूरियम बोला मेरी 2 सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। तो टेल्यूरियम के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 से कम स्टेबल 4 है और 4 से भी कम स्टेबल 6 है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ते हुए देखोगे तो लोअर सबसे ज्यादा स्टेबल होगी टेल्यूरियम की। सेलेनियम का, सल्फर का +6 ज्यादा स्टेबल होता है, सेलेनियम का भी +6 ज्यादा स्टेबल होता है।
तो बेसिकली हम 16th ग्रुप की बात करेंगे नहीं, तो मैं आपको अब बता देता हूं। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, लिखा है इसमें ड्यू टू दिस इफेक्ट, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका एक रीजन नहीं लिखा है, वो रीजन लिख देता हूं, रीजन लिख देता हूं, रीजन ड्यू टू, अच्छा लिखा है क्या, ओके सॉरी, रीजन लिखा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन लिखा हुआ है, ये मैंने समझा दिया, वापस नहीं बोलूंगा, आपको पता चल जाएगा। ड्यू टू दिस इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, तो फिर हायर की टॉप टू बॉटम घटेगी। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करना है। गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, वो डब्बे ध्यान में होने चाहिए, किस पर कौन से पे सर्कल मारा हुआ है, कौन से पे स्क्वायर बना हुआ है, बस वो पता होना चाहिए, वो चार्ट पता होना चाहिए, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाने वाली है चीजें। गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ +1 स्टेट, दैट इज योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका HOS है, ये आपका LOS है, और ये आपका HOS है। ठीक है भाई, बस आपको खाली ऑर्डर लिखना है। अब धुआं धुआं हो जाएगा आपका ये ऑर्डर। देखिए यहां पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, सॉरी इंडियम, और ये हो जाएगा आपका थैलियम। उसके बाद फिर से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और फिर क्या हो जाएगा, थैलियम हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये हो जाएगा लेड। उसके बाद अगेन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये हो जाएगा आपका लेड। उसके बाद +3 वाला, तो ये नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर से NPAS, SB एंड BI। देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इन सब पे क्या लगा दूं, +5 लगा दूं, इस पे भी 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 +5 लगा दूं, इस पे +3 लगा दूं, इस पे +3 लगा दूं, इस पे +3 लगा दूं, इस पे भी +3 लगा दूं, इस पे भी +3, ये +4 +4 +4 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +1, नहीं सॉरी हायर है ना, तो +3 +3 +3 +3 +3 +1 +1 +1 +1 एंड +1। ठीक है भाई, अब अभी बताया कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तो घटती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। तो ये लोअर है तो ये बढ़ा दो, ये हायर है तो घटा दो, ये लोअर है तो बढ़ा दो, ये हायर है तो घटा दो, ये लोअर है तो बढ़ा दो, ये हायर है तो घटा दो, खत्म। कितने सवाल कर लिए, कितने सवाल कर लिए, कितने, 7 सवाल कर लिए, 7 है ना, 7 नहीं है भाई, एक्चुअली ये 6 ही होंगे क्योंकि ये नंबर ही गलत लिखा हुआ है। 6 सवाल कर लिया आपने, 2 2 4 2 6, 6 सवाल कभी भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कार्बन वाला, ये कार्बन फैमिली, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए कभी भी पूछा सकता है। एनसीईआरटी में भी इनफैक्ट इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी को लेके 2-4 जगह बात लिखी हुई है, कार्बन की भी और इसकी भी। और ये सवाल तो एक बार पूछा भी जा चुका है +1 की स्टेबिलिटी का, सबसे ऊपर वाला तो एक बार पूछा जा चुका है +1 की स्टेबिलिटी का। इसको बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के कुछ और भी सवाल कर सकते हैं, तो वो मैं स्टेटमेंट के रूप में लेके आया। ठीक है, स्टेटमेंट। अब थोड़ी अलग अप्रोच से सीखेंगे। अलग अप्रोच से कैसे सीखेंगे, जैसे ये रहा आपके सामने PbO। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कैसे रिड्यूस्ड इटसेल्फ या गेट रिड्यूस्ड, जो खुद क्या हो जाएंगे, जिनका रिडक्शन हो जाएगा, जिनको खुद जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन खा जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खा जाए।
देखिए बेटा पीबीओ में पीबी जो है वो +2 में पड़ा है। पीबीओ में कहां पीबी पड़ा है? +2 में पड़ा है। पीबीओ2 में पीबी कहां पड़ा हुआ है? +4 में पड़ा हुआ। पीबीओ2 में पीबी कहां पड़ा हुआ है? +4 में पड़ा हुआ है। पीबी2O3 और पीबी3O4, क्या हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं। अगर आप निकालोगे तो एवरेज आएगा एंड दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो वो हर एक एलिमेंट, हर एक पीबी की अलग होगी। ये होता है बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी कि ये बना होता है पीबीओ प्लस पीबीओ2। किससे बना होता है ये? पीबीओ प्लस पीबीओ2। काउंट कर लेना, पीबी2O3 हो गया, 2 पीबी 3 ऑक्सीजन हो गए भाई। ये बना होता है पीबीओ प्लस पीबीओ2 से। ये बना होता है बेटा किससे? पीबीओ प्लस पीबीओ प्लस पीबीओ2। 2 यूनिट तो इसमें पीबीओ की होती है और एक पीबीओ2 की होती है। अब काउंट कर लेना, हो गया क्या? पीबी3O4 हो गया भाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो पीबी3O4 है, ये पीबी3O4 वही है जो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वो वाला है। तो ये सिंदूर है, रेड लेड बोलते हैं इसको, और इसका क्या नाम होता है? सिंदूर। क्या बोलते हैं इसको? रेड लेड को क्या बोलते हैं? सिंदूर। ये पीबी3O4 वही होता है जिसकी कीमत रमेश बाबू से पूछी गई थी, है ना, दीपिका पादुकोण ने पूछी थी रमेश बाबू से, तो वो बता नहीं पाए थे कीमत, है ना। हालांकि आसान था उससे, ये ज्यादा मुश्किल है जब वो ये पूछ लेती कि एक चुटकी सिंदूर में कितने ऑक्साइड होते हैं। एक चुटकी सिंदूर मिक्स्ड ऑक्साइड होता है या सिंपल ऑक्साइड होता है? ऐसा नहीं पूछा तो ठीक है, वरना रमेश बाबू तो वहीं निकल लेते। खैर रमेश बाबू को तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी नहीं पता थी, तो फिर उनकी ये क्या पूछेंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात थी, मजाक हो गई। वापिस आ जाओ अपने पे। पीबीओ जो है वो +2 में है। अब इन सब के लिए आप देखो, क्या ये +2 में है? लेकिन ये तो बेटा +4 में है। क्या ये +2 में है? ये +2 में है, ये +4 में है। अब जाके चार्ट चेक करो, चार्ट जाके चेक करो, लेड का ज्यादा स्टेबल क्या है, +4 या +2? लेड का ज्यादा स्टेबल क्या है, +4 या +2? अब जो भी ज्यादा स्टेबल है लेड उसमें रहना पसंद करेगा, जो भी ज्यादा स्टेबल है लेड उसमें रहना पसंद करेगा। यहां पे ये +4 से कहां जाएगा? लेड जो है वो +4 से कहां जाएगा बेटा? लेड +4 से +2 में जाएगा। लेड +4 से +2 में जाएगा। 4 से 2 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खाएगा, और इलेक्ट्रॉन खाएगा मतलब ये कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। Pb+4 हमेशा कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो जिसमें Pb+4 में है वो सारी यूनिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। कौन कौन सा बेटा? एक तो ये +4 में है, बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसके अंदर ये वाली यूनिट +4 में है, मतलब ये भी करेगा। इसके अंदर ये वाली यूनिट +4 में है, मतलब ये भी करेगा। सिर्फ वो नहीं करेगा। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, और एक तो ये 1 2 3 गलत लिखे हुए हैं यार, रुक जाओ, पता नहीं क्या सूखे नशे करके बैठते हैं ऑपरेटर। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? 2 3 4 ये आपके होंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो क्या अब डाउट आता है कि Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान लिया, फिर हम तुरंत बोल देते हैं अगर यार ये +2 में तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमको डाउट आता है कि +2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्या? गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, नहीं होगा। ना तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नहीं होगा, ये स्टेबल होगा। ये क्या होगा? स्टेबल होगा। जो स्पीसीज +2 में जाके स्टेबल हो गई, अब आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते, ये तो स्टेबल है ना। तो ऐसा नहीं, हमारे दिमाग की उपज होती है कि +4 वाले को सर ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो हम +2 वाले को रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। ना 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 ना, +2 स्टेबल है, ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, वो स्टेबल है। ना ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, वो स्टेबल है बेटा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक सवाल जो आपके लेड के ऑक्साइड से रिलेटेड था। और भी कुछ सवाल है वो देखते हैं।
आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको कुछ नहीं करना है, खाली वो चार्ट ध्यान में रखना है। आपके सामने वो चार्ट होना चाहिए जो अभी आपने बनाया था, वो डब्बे वाला, कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्लस मारा हुआ। SnCl2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। SN जो है, जाके चेक करो, SN जो है उसके +4 पे स्क्वायर बना हुआ है, +2 पे नहीं बना हुआ। उसके +2 पे जो है वो स्क्वायर नहीं बना हुआ। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। यानी कि Sn जो +2 वाला है वो कहां जाना चाहेगा? Sn +4 में जाना चाहेगा। अगर 2 वाला 4 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, और इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला कैसा होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। मतलब ये +2 से +4 में चला गया तो इलेक्ट्रॉन फेंक दिए। इलेक्ट्रॉन खिलाने वाला कौन होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और ये तैयार है अपना ऑक्सीडेशन करवाने का, क्योंकि ये चाहता है कि वो +2 से कहां रहना चाहता है? वो +4 में रहना चाहता है। तो SnCl2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सोचते हो, ये T लिखूं या F? तो आंसर हो जाएगा T। ये ट्रू है। SnCl2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देन SnCl4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नो, SnCl4 इज स्टेबल, क्योंकि Sn +4 में स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जहां कहीं पे भी रिड्यूसिंग एजेंट देखो उसका अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो, उल्टा मत कर देना, कुछ नहीं होगा ऐसा। CO2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन PbO2। CO2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन PbO2। CO2 में कार्बन पड़ा है +4 में, ये भी पड़ा है +4 में। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है खुद रिड्यूस हो जाए। तो बेटा कार्बन तो +4 ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन के +2 से। ठीक है, चार्ट देख लेना, कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए रिड्यूस होना जरूरी है। कार्बन रिड्यूस थोड़ी होगा, कार्बन का 4 तो ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहां पर लेड जो है उसका +4 कम स्टेबल होता है, उसका +2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अभी पीछे ही बताया था कि Pb जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है +2 में। तो इसका मतलब है CO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी होगा। फिर CO2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, CO2 स्टेबल स्पीसीज है। PbO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपका हो गया फॉल्स, ये गलत है। ये स्टेटमेंट अगर उल्टा लिखा होता तो ये सही होता, यानी कि ये PbO2 और CO2 का अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा होता, अगर CO2 और PbO2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखा होता तो वो ऐसा होता। Helium +1 is an example of oxidizing, पूरा नहीं आया, ऑक्सीडाइजिंग आयन, ऑक्सीडाइजिंग आयन। थेलियम का उठा के देखो भाई, यहां +3 होगा, यहां +1 होगा, इसका +1 ज्यादा स्टेबल था, थेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल था। अब आप कह रहे हो कि थेलियम +1 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानने का मतलब है कि ये और रिड्यूस हो जाए, ये तो पहले से स्टेबल है। हेलियम +1 जो होता है वो स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। और ये आप इसको फॉल्स लिख सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका F, गलत। +3 होता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, थेलियम +1 +3 जो होता वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, मतलब थेलियम जो +3 है ऑक्सीडाइजिंग एनायन होता, क्योंकि वो +3 से रिड्यूस होके कहा जाता +1 से जाता। तो थेलियम +3 अगर कोई आयन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, बाकी नहीं होता। SnCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl2। SnCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl2। अब आप खुद सोचो कि टॉप टू बॉटम जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मुझे बताओ कि यहां पे Sn+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? Pb+2 होगा। Sn+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Pb+2 होगा। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, बिकॉज ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। Pb+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, +2 में है, ये भी +2 में है, तो किसका +2 ज्यादा स्टेबल होगा? तो Pb का +2 ज्यादा स्टेबल होगा। इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। फिर यहां पे
क्या SN जो है वो +4 में है? बिल्कुल है। और ये क्या है आपका? ए गलत लिखा हुआ है, यहाँ PbCl4 आएगा, है ना, इसको सही कर देना, PbCl4 आएगा, क्योंकि वही बात हो जाएगी कि इसका +2 और उसका +4, तो फिर कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे ना, वो तो गलत बात हो गई, वो तो डेटा हो गया एक तरह से, वो नहीं होता, वो गलत मिसप्रिंट हो गया। FN+4 ज्यादा स्टेबल होता है Pb+4 से, हम जानते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो ये एकदम सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एकदम ट्रू लिखा हुआ है, एकदम सही है, ये एकदम सही है। ठीक है भाई, दो चार और देख लेते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे, एक दो चार और देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट समझना रहेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से आप नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन कर पा रहे हो, अच्छी बात है। SnCl2 मतलब Sn+2 में पड़ा है, FeCl3 मतलब आयरन +3 में पड़ा है। आयरन +3 और +2 दोनों शो कर सकता है, तो क्या होगा बेटा कि SnCl2 जब रिएक्ट करेगा तो Sn कहां जाना चाहता है? Sn+2 से जाना चाहता है कहां पे? Sn+4 में। ठीक है, Sn+4 में जाना चाहता है, तो मतलब ये किस तरह का काम करेगा? Sn+2 किस तरह का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किस तरह का काम करेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो आयरन को रिड्यूस कर देगा। आयरन को रिड्यूस करके +3 से कहां ले आएगा? +2 में ले आएगा। तो मतलब कि अगर Sn+2 है, वो क्या करेगा? Fe+3 को इलेक्ट्रॉन खिला देगा और क्या बना देगा उसको? खुद तो Sn+4 में आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? साथ में निकल जाएगा Fe+2। तो इसका मतलब है ये दोनों साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब जब ये साथ होंगे तो ये +2 वाला कहां जाना चाहेगा? ये तो जाना चाहेगा बेटा +4 में, और ये किस में पहुंचा देगा? +2 में। अगर ये +4 और ये +2 में है तो वो एग्जिस्ट कर जाएंगे साथ में, लेकिन आपने तो दो ऐसे आदमियों को साथ में बिठा दिया जो 1-2 दिन से भूखा है और एक के पास बहुत खाना है। आपने दो ऐसे आदमियों को एक साथ बिठा दिया कि एक दिन तो वो फिर ज्यादा देर साथ में ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे, वो तो रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे। ये खिलाना चाहता है, इसकी देने की नीयत है और इसके लेने की नीयत है, तो ये देगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन खिला देगा? FeCl3 को, और उसको कहां ले आएगा बेटा? Fe+2 में, और खुद आके कहां बैठ जाएगा? +4 में। खुद +4 में क्यों आ गया? क्योंकि +4 में ज्यादा स्टेबल है। हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा है कि इसके +4 की स्टेबिलिटी +2 से ज्यादा होती, तो ये 4 में जाना चाहेगा। तो बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा वो इलेक्ट्रॉन खाएगा कौन? तो वो Fe तो खाएगा। अब काउंट मत करना कि इसने तो 2 फेंके इसने एक ही खाया, इसने तो 2 फेंके इसने एक ही खाया, वो सब बैलेंसिंग में होता है, यहां नहीं। ठीक है, यहां नहीं, वो पर मोल वगैरह वो सब बैलेंसिंग आप करते हो, यहां नहीं है। यहां तो सिखाने वाली बात होती है कि इसने फेंके और इसने खाए। ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि ये एक जो है वो 2 को सल्टा देगा। मैं जानता हूं कि एक SnCl2 2 FeCl3 को सल्टा देगा, क्योंकि एक SnCl2 2 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, लेकिन एक आयरन एक ही खा रहा है, तो फिर 2 आयरन चाहिए इसके लिए। तो मैं जानता हूं कि SnCl2 2 FeCl3 को सल्टा देगा, एक FeCl, वो सब मुझे पता है। आप दिमाग मत लगाना इसमें कि बैलेंसिंग करके दिखाओ, वो सब मुझे पता है। आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो कि 4 तो है इधर, तो एक ही खा रहा है, अरे तो वो सब ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है यार, इतना तो जानते हो। ठीक है, तो ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब भी इनको साथ रखोगे तो ये तो SnCl4 में बदल जाएगा और ये FeCl2 में बदल जाएगा, वो एग्जिस्ट करेंगे फिर, क्योंकि फिर वहां पे भूख मिट गई। तो ये आपका कैन नॉट एग्जिस्ट, तो ये हो गया आपका ट्रू। देखो भाई, ये क्या है? +4 है, ये क्या है? +4 है, ये क्या है? +4, ये +4, ये भी +4। +4 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम, +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ा रहे हो, गौर पाप कर रहे हो, फॉल्स। लेकिन अगर यहीं पे +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, अगर +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ा रहे हो, दैट इज योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल थोड़ा हाई लेवल का है, रहा नहीं गया, मैंने ले लिया। TlI3 do not exist in any form। ये स्टेटमेंट पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये गलत है। आप सोच रहे हो कि ये सही है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो थेलियम +3 और 3I-, आप ये सोच रहे हो। और मैं क्या सोच रहा हूं कि थेलियम को तो मैं +1 में ही रखूंगा,
लेकिन मैं I3 माइनस साथ में लाऊंगा, +1 -1। देखो बेटा, लिखने को इसको भी TlI3 ही लिखेंगे और लिखने को इसको भी क्या लिखेंगे, TlI3 ही लिखेंगे। ये TlI3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये TlI3 ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा। इट डिपेंड्स कि TlI3 है क्या, TlI3 कैसा है, क्या वो 3 अलग अलग आयोडाइड आयन है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि थेलियम +3 में एग्जिस्ट नहीं कर सकता आयोडीन के साथ। फ्लोरीन होता है एक अलग बात है, वो सब हाई लेवल की बात है, छोड़ो, अभी 11th लेवल पे ये सब चीजें समझ नहीं आएगी। तो थेलियम जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करवाने का ठेका भी होता है, वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास ऐसा ठेका है जो वो बोलता है कि मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल करवा दूंगा। बट बेटा वो तो फ्लोरीन की पावर हुई ना, ये तो रहना नहीं चाहता, फ्लोरीन की पावर है कि वो उन सबको भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखना पसंद कर लेता है, उसकी औकात है फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो फ्लोरीन की ताकत है। हम बात कर रहे हैं इन एलिमेंट्स की कि इनकी नीयत क्या है। तो अभी तो अगर हम थेलियम की नीयत की बात करें तो थेलियम तो बेटा +1 में ही रहना पसंद करेगा ना, आयोडीन की औकात तो है नहीं उसको +3 में रखने की। फ्लोरीन होता तो सोचता, लेकिन उस लेवल पे मैं अभी जा नहीं रहा, छोड़ो, आपको अभी सिखाना भी नहीं है वो लेवल, 11th क्लास है तो अभी वो लेवल नहीं सिखाऊंगा, कल को कभी बात आ गई 12th क्लास के पी ब्लॉक में तो सिखा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल देखो कि थेलियम +1 जो है वो ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा। मैंने लिखा था किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये गलत करेगा, क्योंकि इट कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है जब एक ट्राई आयोडाइड आयन आ जाए। ये पूरी एक स्पीसीज है, ट्राई आयोडाइड आयन पूरी एक स्पीसीज है, ट्राई आयोडाइड आयन। ठीक है, ऐसे ही सेम, ऐसा कभी सोचना CsBr3 सोचा होगा आपने कभी, तो CsBr3 क्या होता है, सीजियम +1 में ही रहेगा हमेशा, तो वहां ट्राई ब्रोमाइड आयन होता है Br3-, ये होता है वहां पे। कि ऐसा नहीं है कि सीजियम को +3 में ले जाओ और 3 ब्रोमीन को -1 में ले जाओ, ऐसा नहीं, ये ट्राई आयोडाइड आयन के साथ +1 में ही एग्जिस्ट कर रहा है। लिखने में इसको भी TlI3 तो लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ है कि TlI3 डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, मतलब तो ये गलत है। वैसे ये नीट लेवल का सवाल नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल है कि ठीक है यार, मैंने कहा जाते जाते मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने करवा दिया, बट मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट खत्म। कल से हमारा ये वाला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है, और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। और पी ब्लॉक का पहला लेक्चर था, बेसिक बातें थी, खास तौर से इस पे मैंने जो चीजें समझाने की कोशिश करी वो इनर्ट पेयर इफेक्ट था। आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इतना अच्छे से इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा इतना डिटेल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।